हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो हमारे चैप्टर 1 का क्या नाम है? रियल नंबर्स। इस पूरे चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जस्ट पहले हम एक रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर दैट can be represented on number line। यानी वो कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर जैसे हमारी ये नंबर लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0, इधर माइनस के होते हैं, इधर पॉजिटिव वाले। ये y एक्सिस और ये माइनस, ठीक है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर हम जिन भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब कैसे? जैसे -1 है, -2 है, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स लाई कर रहे हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। चाहे कोई रूट वाला नंबर है तो वो भी आप 9th क्लास में पढ़ा है आपने, जैसे √2 है, √3 है, तो इन्हें भी आपने 9th क्लास में रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो मैथमेटिक्स में जितने नंबर होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, क्योंकि हम सब नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स को आगे हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? रियल नंबर्स होते हैं 2 टाइप से। ये उसको रब कर देते हैं। रियल नंबर्स होंगे हमारे 2 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारे रैशनल नंबर्स, सेकंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो किस में आएंगे? रैशनल नंबर्स में। इनका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे 4/2, 6/2, 1/2, ये p/q की फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि p/q की फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 0.12345 डैश डैश डैश। ठीक है, ये आगे चलते ही जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद ऐसे रिपीट होने लग जाते हैं, बार बार रिपीट होंगे। तो ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स के अंदर आगे भी फर्दर हम 3 पार्ट्स में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हों एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होके जो नंबर इन्फिनिटी तक हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। सेकंड होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड इसका टाइप आता है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जितने भी होंगे वो सारे किस में आएंगे? इंटीजर्स में। जैसे कि -2, -3, -4 या 2, 4, 5, 6, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी वो सारे किस में आएंगे? इंटीजर्स में। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर जो मेन जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे अब वो करते हैं
अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो मेन हमारी जो चीज़ यूज़ होगी, हम उसके बारे में पहले एक बार उसको समझेंगे कि हमें किस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, इसकी जस्ट डेफिनेशन है गिवन टू नंबर्स A and B, there exists a unique integer Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 and less than B, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमें कोई भी दो नंबर दे दे A या फिर B, वहां पर एक यूनिक इंटीजर्स इस तरीके से लाई करते हैं कि वो किसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। तो कैसे, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हमें 12 को 6 से डिवाइड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, 6 2 12, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दे गिवन टू नंबर्स A एंड B, हमें दे रखा हो 6 और 12, ठीक है। हमें ये दो नंबर दे रखे हो जहाँ पे A क्या है, ये है, और 6 क्या है, B, ठीक है। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो यूनिक इंटीजर निकल के आते हैं, 2 और इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, Q, और इसे क्या बोलते हैं हम, R। इसका क्या मीनिंग है, यानी कि जो हमने पहले छोटी क्लासेस में भी किया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसी को क्या नाम दिया गया है अब, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यही किया है। यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 12 है, ठीक है। डिवाइजर क्या है, 6, क्वोशेंट क्या है हमारा 2, और प्लस रिमाइंडर 0। अच्छा, 12 को हमने क्या लिया था, A लिया था, तो यहाँ A लिख देते हैं। 6 को B लिया था, 2 क्या था हमारा क्वोशेंट, प्लस 0 क्या है, R, तो यहाँ पे लिख दिया हमने R। यानी क्या बन गया हमारा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यही इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में समझाया गया है। अब यहाँ पे एक बात लिखिए, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है वो हमेशा हमारे डिवाइजर से, यानी कि डिवाइजर से कभी बड़ा तो नहीं आ सकता और ना ही कभी डिवाइजर के इक्वल आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कभी भी 6 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 6 आएगा तो यानी हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, हमारी डिवाइड में कोई मिस्टेक है। तो जो R हमारा हमेशा आता है वो क्या आता है, या तो इक्वल टू 0 आता है, या तो 0 के इक्वल आएगा, या फिर क्या आता है, 0 से बड़ा आ सकता है, ठीक है। या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन किससे लेस होगा, वो B से, ठीक है। ये इसका मीनिंग है कि वो हमेशा B से लेस होगा, लेकिन 0 से या इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द HCF of
कोई भी नंबर ले लेते हैं 10 and 17 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब HCF हमने पहले भी निकाला है 10 और 17 का। कैसे निकालेंगे? अगर हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है तो हमें हमेशा डिवीजन मेथड से ही HCF को निकालना है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं HCF। ये 17 ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे HCF क्या आया? 1। HCF 1। इतना पार्ट तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें HCF कैसे निकालना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहाँ लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम कैसे निकालेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हमने जितने भी डिवाइड के स्टेप किए हैं, पहले हमने ये पार्ट किया है, यहाँ तक हमारा आंसर रिमाइंडर जो आ गया था 7 आ गया था। फिर हमने एक अलग डिवाइड करी, फिर एक अलग, फिर एक अलग। इन सब पोर्शंस को हमने इस फॉर्म में लिख कर दिखाना है। यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे अब यहाँ पर A क्या है हमारा? 17। जो डिविडेंट होता है वो A होता है, तो यहाँ पे ले लिया 17 इज इक्वल टू B क्या है? 10 है। क्वेश्चन क्या है? 1 और रिमाइंडर क्या है हमारा? 7। ठीक है, यानी इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू 17 एंड B इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो हमने नेक्स्ट स्टेप किया है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर A क्या है हमारा? 10 है। B क्या हुआ? 7। क्वेश्चन क्या है? 1 और रिमाइंडर क्या है? 3। यहाँ भी हम लिख देंगे A इज इक्वल्स टू 10 एंड B इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर 7 है इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 और यहाँ पर A क्या है हमारा? 7 है और B क्या है? 3 है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 0। अब जब ये स्टेप आ जाए तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे भी A क्या है? A है इधर 3 और B है इधर 1। जब ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो अब हम यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके शो कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा HCF क्या आ गया? 1 आ गया। सो HCF इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 2। NCERT से लिए ये एग्जाम्पल नंबर 2। जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था वो एग्जाम्पल नंबर 1 से बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको ट्राई कीजिए, बिल्कुल वैसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब एग्जाम्पल 2 में क्या दे रखा है? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। यानी कि ये शो करना है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर हम लेते हैं तो वो 2q के फॉर्म में होता है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। और ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा? 2q प्लस 1 की फॉर्म में, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां q एक इंटीजर है। तो ये हमें कैसे प्रूव करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से करना है। तो हम इसमें जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग में लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
हमने कोई भी a ले लिया जो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई भी एक इंटीजर लिया है, a ले लिया, और अब क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, q तो यहाँ पे हमें दे ही रखा है, q इज सम इंटीजर, और हमें a और b का पता होना चाहिए। तो a तो हमने क्या ले लिया, a को जस्ट हमने a ही लेट कर लिया, और b हम क्या लेट करेंगे, b वो लेट करेंगे जो ये यहाँ पर हमें कोई भी जो नंबर दे रखा होता है, यहाँ पे हमें 2 दे रखा है तो हम 2 लेट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में 4 होता है, 5 होता है, हम उनके अकॉर्डिंगली जो हमें दे रखा होता है वो हम b को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर b हमें क्या लेट कर लिया, 2, b इक्वल टू 2, ठीक है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, क्या लिख सकते हैं हम, ये यहाँ लिख देते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यही होता है। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है, a है, b पता है 2 है, q तो q ही है, और r के लिए हमें क्या वैल्यूज होंगी। अब अगर जो b है हमारा वो 2 है, यानी कि देखो अगर हम कोई भी चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमारा डिवाइजर 2 है, डिविडेंड चाहे 4 हो, तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो 2 से हमेशा लेस ही आएगा। और क्या बताया था मैंने, जो रिमाइंडर आया था वो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन 2 होगा। तो वही केस हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू, अब रिमाइंडर की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो इसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर इसकी वैल्यू हो सकती है 1। 2 क्यों नहीं हो सकती, 2 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा किससे लेस होगा, ये b से हमेशा r लेस बताया था, और यहाँ पर b हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो यानी कि पॉसिबल वैल्यूज r की क्या होंगी, 0 एंड 1, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये बात हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हमने सारी चीज लेट कर ली, a भी ले लिया, b भी ले लिया, हमारे पास q भी है और r भी है। अब हमें करना है, अब हमें इसकी वैल्यू पुट्स करनी है। जैसे पहले हमने लिया a इज इक्वल्स टू, b क्या है 2, q क्या है, q जस्ट q ही लिखा हुआ है कि q इज सम इंटीजर, तो 2q। अब r की वैल्यूज हमारे पास 2 है, तो एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करते हैं, तो प्लस 0 पुट कर दिया, ठीक है। ये प्लस 0 का क्या मतलब हुआ, सीधा 2q, यानी a इज इक्वल्स टू 2q। साथ में हम लिख भी देंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस क्या है, फर्स्ट केस तो हमारा ये हो गया कि a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 आ सकता है, या फिर a किसके इक्वल आ सकता है, फिर से हम b की वैल्यू पुट करेंगे, 2 है, q हमारे पास q ही रहेगा, और r की वैल्यू क्या है, अब 1 लेंगे तो 1 लिखेंगे, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 आ गया व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखो क्वेश्चंस में हमें जो पूछा हुआ था कि 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 2q है तो ये क्या है, इवन है, और 2q प्लस 1 है तो ये क्या है, ऑड है। आप इनके यहाँ पे लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको ये शो करना है। और 2q को हमने इवन क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो वो इवन बन जाता है, चाहे कोई भी नंबर ले लो, 2 इंटू 3 करेंगे तो वो 6, यानी क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। और अगर उसके अंदर प्लस 1 कर देते हैं हम तो वो क्या बन जाता है, ऑड, यहाँ पे जैसे 7 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज प्रूव कर दी। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हैं that every positive integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form of 2q plus 1। तो चलो करते हैं अपना एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म फॉर क्यू प्लस 1 और फॉर क्यू प्लस 3। क्या शो करना है कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा, फॉर क्यू प्लस 1 या फॉर क्यू प्लस 3 की फॉर्म में, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहाँ पे क्यू कोई इंटीजर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन भी सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह होगा। क्या लेंगे हम, हमारे पास क्यू है, अब हमें बाकी सारी चीजें लेट करनी पड़ेंगी। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया। सो बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी मैंने कहा था जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, जो स्टार्टिंग जो क्यू के साथ जो वर्ड दे रखा है वो आप बी में लेट कीजिए। तो 4 क्या आएगा, बी क्या आएगा, मतलब 4 आ गया, बी इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास ए की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, तो यहाँ लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a हमें मिल गया, b हमने ले लिया और q भी दे रखा है, अब चाहिए r। तो r के लिए हम क्या लिखेंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। अब r की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, r हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो b हमारा क्या है, 4 है, तो r इससे कम ही आएगा, कभी ज्यादा नहीं आएगा। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 1 2 3। ठीक है, ये 4 जो है r की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके हम ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू बी क्या है 4, q, r की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे 0, 4q प्लस 0, वेयर r इज इक्वल्स टू क्या है 0। नेक्स्ट क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 4q, अब r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, वेयर r इज इक्वल्स टू 1। थर्ड हम पुट करेंगे a इज इक्वल्स टू 4q, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बस r की वैल्यूज में चेंज है, इसीलिए हर बार r की वैल्यू चेंज हो रही है। प्लस 2 करेंगे अब, वेयर r इज इक्वल्स टू 2। और फोर्थ है a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3, वेयर r इज इक्वल्स टू 3। अब हमने ये किया, तो इसमें देखिए जो हमें पूछा गया था वो आगे बातें, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 भी हो गया यहाँ और 4q प्लस 3 भी हो गया, और क्या कह रखा है कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो ये ऑड है क्योंकि 4q प्लस 0 तो क्या आएगा, इवन आएगा, और 4q प्लस 2 करेंगे तो भी वो क्या आएगा, इवन आएगा, प्लस 2 करेंगे तो इवन बन जाएगा, लेकिन प्लस 1 और प्लस 3 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ये ऑड है और ये भी ऑड है, और ये दोनों क्या है हमारे पास, इवन आएंगे। ठीक है, लास्ट में आप यही सेम लाइन लिख सकते हैं, दैट 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। ठीक है, एक स्वीट सेलर के पास जो है 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। क्वेश्चन सुनते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। अच्छा, शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। वो उन्हें इस तरीके से रखना चाहती है कि हर स्टैक के अंदर सेम नंबर ऑफ बर्फी आए। कैसे, मान लीजिए ये उसकी ट्रे है, ठीक है, और यहाँ पे उसने ऐसे बर्फी रखनी है, तो उसको इस तरीके से रखनी है कि हर स्टैक के अंदर, यानी ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो लेयर बनाएगी वो हर लेयर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ बर्फी आए। साथ में क्या आए
एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और कम से कम जगह ले वो। अगर कम से कम जगह लेंगी, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो हमें बताना है कि वो ऐसी, हम उनको किस तरीके से रखें कि एक स्टैक में कितनी बर्फीज को रखें कि वो कम से कम एरिया ले। अब कम से कम एरिया लेंगी तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना कम एरिया लेंगी उतनी, मान लो कोई चीज़ एरिया कम ले रही है तो उतनी ही ज़्यादा हम उसके अंदर रखेंगे ताकि वो कम एरिया ले, उनको उतना ही एक के ऊपर एक रखेंगे ताकि वो नीचे का एरिया जो है कम ऑक्यूपाई करें। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्यों? हमें क्या चीज़ निकालनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स that can be placed in each stack। तो जब भी मैक्सिमम वर्ड आता है तो वहां पर आपको पता है हमेशा HCF ही निकलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स रखनी है हमें एक लाइन के अंदर, तो कितनी रख सकते हैं हम, इज इक्वल टू HCF, और किसका HCF, 420 और 130, यही दे रखी है हमें, 420 और 130 है। तो अब इनका पहले HCF निकालेंगे जस्ट डिवीजन मेथड से, 420 एंड 130। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आ गया, 10। HCF इज इक्वल्स टू 10, ये तो हमने निकाल दिया। HCF आ गया 10, हमें पता भी लग गया कि एक स्टैक के अंदर 10 बर्फीज रखनी है। लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से करना है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यही होता है। A यानी कि डिविडेंट, B यानी कि डिवाइजर, Q यानी क्वोशिएंट और R यानी रिमाइंडर। अब हम इनको इसके फॉर्म में लिखते हैं, हर पार्ट को हमें इसकी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारी डिवाइड जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट को यहाँ लिखते हैं। तो A क्या है, यहाँ पे 420 है, B क्या है, यानी डिवाइजर किससे, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 130 से, क्वोशिएंट क्या है इसका, 3 है, और रिमाइंडर 30, ये हमने लिख दिया। और साइड में आप लिख भी सकते हो A इज इक्वल्स टू 420 लिया है हमने, और B इज इक्वल्स टू 130। अब ऐसे नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया उसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में A क्या है, 130, विच इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 इंटू में क्वोशिएंट जो 4 है प्लस रिमाइंडर यानी कि 10, और यहाँ पर हमारा A क्या है 130 और B क्या है 30। ऐसे ही जो लास्ट स्टेप है उसे भी हम इसी की फॉर्म में लिखेंगे। A क्या है 30, B क्या है यहाँ पे 10, Q क्या है 3, और जो रिमाइंडर है 0। A इज इक्वल्स टू 30 एंड B इज इक्वल्स टू 10। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब आपको वो स्टेप वहां पर जाकर स्टॉप करना है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया 0। HCF क्या होगा हमारा, जो लास्ट जो डिवाइजर है वो हमारा क्या होता है HCF। तो यहाँ पर हम इसको जस्ट अंडरलाइन करके दिखा देंगे और लिख देंगे HCF इज इक्वल्स टू 10। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, maximum number of sweets that can be placed in each stack। तो आंसर क्या आ गया 10। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट था, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।